नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। एक तरफ जहां शहरीकरण, औद्योगिकरण और विकास के नाम हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार का माइंस का उत्खनन करने के बाद सैकड़ों एकड़ बंजर पड़ी जमीन को जंगल के रूप में विकसित किया जाना सकून भरी खबर है। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है कि जंगलों की अवैध कटाई को रोकने में नाकाम सरकार विकास के नाम पर पेड़ों की बेदर्दी से कटाई कर रही है। इस तरह के प्रोजेक्ट लाकर पर्यावरण हितैषी होने का स्वांग रच रही है। वहीं इसके बीच सरकार का दावा है कि पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह पक्षियों के लिए भी आदर्श ऐसा रहवास बनेगा और यहां पक्षियों के पार्क के रूप में विकसित होगा। इसके साथ ही यह देश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल होगा, जो कि अन्य प्रदेशों के लिए भी एक मिसाल होगा। इसके अलावा यह वृक्षारोपण ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से कहें या पर्यावरण के विषय से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर माइंस में मिरेकल। तो पर्यावरण की मानव निर्मित मिसाल धरोहर दुर्ग जिले में बनाई जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट के उपयोग में लाई गई नंदिनी माइंस की खाली पड़ी जमीन में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट देश दुनिया के सामने एक बिरला उदाहरण है कि किस तरह से खाली माइंस एरिया को नेचुरल हैबिटेट के एक बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। अब खाली पड़ी जगह में 83,000 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर विविध प्रजाति के पौधे लगने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक परिवेश बेहद समृद्ध होगा। पूरे प्रोजेक्ट को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह पक्षियों के लिए भी आदर्श रहवास बनेगा और पक्षियों के पार्क में विकसित होगा। चर्चा को विस्तार दें उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। देश में पर्यावरण की मानव निर्मित विशाल जंगल दुर्ग जिले की नंदिनी की खाली पड़ी माइंस में तैयार हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंदिनी में इस प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। वहीं नंदिनी की खाली पड़ी खदानों की जमीन में यह प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। लगभग 3.30 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। जन वन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल ने यहाँ बरगद का पौधा लगाया और जंगल का अवलोकन भी किया। इसके लिए डीएमएफ और अन्य मदों से राशि ली जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ये प्रोजेक्ट देश दुनिया का सबसे महान उदाहरण। इस प्रोजेक्ट के जरिए निष्प्रायोज्य माइंस एरिया नेचुरल हैबिटेट के बड़े उदाहरण के रूप में बदला जा सकता है। 100 एकड़ में औषधीय पौधे, वनोद्यान भी विकसित किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए यह बड़ी पहल है। इससे प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। दरअसल 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैले नंदिनी के जंगल में पहले ही सागौन और आंवले के बहुत सारे वृक्ष मौजूद हैं। खाली पड़ी जगह में 83,000 पौधे लगाए गए हैं। 3 साल में यह क्षेत्र पूरी तरह से जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। विविध प्रजाति के पौधे लगने की वजह से यहाँ का प्राकृतिक परिवेश बेहद समृद्ध होगा। यहाँ पर पीपल, बरगद जैसे बड़े पेड़ लगाए गए हैं, जिनकी उम्र काफी अधिक होती है। साथ ही हर्रा, बेहड़ा, महुआ जैसे औषधीय पेड़ भी लगाए गए हैं। सरकार इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास तो कर रही है। सरकार का दावा है कि इस कार्य के जरिए प्रदेश के जंगलों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। तो वहीं इस पूरे मामले में विपक्ष के बड़े सवाल हैं। सरकार के द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों से क्या वाकई क्षेत्र की तस्वीर बदल पाएगी, ये देखना होगा। रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंहदेव जी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबूलाल जी। बाबूलाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले वर्मा जी, बड़ा छोटा सा सवाल है, हम चाहेंगे कि आप इसका छोटा सा ही उत्तर दीजिएगा। पक्ष विपक्ष की बात है, बहुत बढ़िया प्लान है ये, और ये पूरे देश नहीं विश्व के लिए नजीर बन सकता है अगर सक्सेस हो गया तो। ऐसी स्थिति में जब पेड़ लगाएंगे, पहले उनके रख रखाव, आपने कहा 3 साल में जंगल बन जाएगा। आप खुद जानते हैं कि महुआ, बरगद, पीपल, इस तरह के पेड़ कितने सालों में कितने बड़े होते हैं आपको मालूम होगा। कैसे रख रखाव करेंगे, कैसे इनको
आप जल देंगे, कैसी इनकी रक्षा करेंगे। आपने कहा डीएम फंड से, सब फंड से अलग अलग पैसे की कमी नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको विकसित कैसे कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, भूपेश बघेल सरकार ने 3.25 साल के कार्यकाल में इस चुनौती को लिया भी है और अपने काम से प्रमाणित भी किया है। मैं आपको एक आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा। 2001 से 2015 में जो केंद्रीय विभाग के द्वारा आंकड़े जारी किए जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में वन का जो क्षेत्र था उसमें 3% कमी आई थी। 3700 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है वो कम हुआ था जी। उसके बाद जो आखिरी रिपोर्ट, ये त्रिपाठी जी, जब से 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद में वन और वन क्षेत्र जो है वो राज्य सूची से हटाकर केंद्र सूची में सम्मिलित कर दिया गया था, और उसके बाद से हर 2 साल में केंद्रीय एजेंसी के द्वारा ये आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 2019 में जो आखिरी आंकड़ा आया है उसमें आश्चर्यजनक ढंग से छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का रकबा 63 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, और नए प्लांटेशन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में यह बताया गया कि जो हमारा सर्वाइवल दर है, जो नए प्लांटेशन होते हैं, मूल बात त्रिपाठी जी नीति और नियत की है। पहले भी आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में एक नारा खूब चला था कि डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। रमन सिंह जी की जो योजनाएं होती थी बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा चिन्हित चंद पूंजीपतियों को जमीन अलॉट किया गया, लेकिन उस योजना का क्या हश्र है ये छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। हमारे समय में आपको याद होगा बरसात में भी पहले साल में जो जून 2019 में मुख्यमंत्री जी ने पौधा तुहर द्वार योजना शुरू की थी। एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति अपनी बंजर जमीन में पौधा उगाना चाहता है तो उसको घर पहुंचाकर पौधे दिए जाते रहे। अभी जो जहां धान की उपज ली जाती है उस जमीन पर यदि वृक्षारोपण करना चाहे तो 3 साल तक 10,000 रुपए की राशि और पौधे दोनों सरकार उपलब्ध करा रही है। तो मूल बात जो है नीति और नियत की है, और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में जो सर्वाइवल रेट है नए प्लांटेशन का वो 90 से 95% है। तो ये तो प्रमाणित है त्रिपाठी जी। और वहां जो वन है वहां 30 तरह की प्रजातियां लगाई जा रही है। जो माइंस का एरिया है उसका पूरा ब्लूप्रिंट है, ये पूरे 12 पन्ने का योजना की बात ही नहीं कर रहा हूं वर्मा जी। कार्य योजना है, योजना बहुत अच्छी है। मैं बात ही आपने कहा कि 2019 का जो आंकड़ा है वो 63 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। ये आपने 63 वर्ग किलोमीटर, ये एक दिन में थोड़ी बढ़ा होगा, तो पिछली सरकार के ही आंकड़े का ये परफॉर्मेंस होगा जो नहीं से आप तो 18 में आए। कहा ही नहीं, ये केंद्रीय आंकड़े। हाँ नहीं, आप 18 में आए और 19 में जो आंकड़े आए तो आपने मात्र 5-6 महीने में बढ़ा दिया 63 वर्ग किलोमीटर। दिसंबर 18 में सरकार आ गई थी जी त्रिपाठी जी। ये मूल बात है सरकार की मंशा का, हमारी प्राथमिकता में जो है ये इस योजना का भी जो नाम रखा गया त्रिपाठी जी इसी से प्रमाणित है। ये जनवन वृक्षारोपण मतलब जनता की भागीदारी, आम लोगों की भागीदारी और स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्येक योजना में उनकी सहभागिता है, और यही कारण है कि जो परिणाम है वो सकारात्मक आ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बड़े पैमाने पर जो जमीनों का आवंटन होता था उस जी काम बहुत टेढ़ा है, नामुमकिन नहीं है, और मोदी है तो मुमकिन है जैसा नारा सिंहदेव जी लोग लगाते हैं, तो भूपेश जी है तो मुमकिन है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे अगर इसको चारों तरफ से संरक्षित कैसे करेंगे, क्या बाड़ लगाएंगे, क्या जो उनके आगे पीछे जो घेरा लगाया जाता है पेड़ों के त्रिपाठी जी त्रिपाठी जी बारबेट वार और जाली तार लगाने की भी योजना है और विस्तृत कार्य योजना है। इसमें स्थानीय जो आसपास के जो स्थानीय निकाय के लोग हैं, पंचायतों की भूमिका है, जनप्रतिनिधियों की पूरी भूमिका है, और पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान बनाकर सरकार आगे बढ़ रही है। और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, सुरक्षा के लिए वन विभाग और ग्रामीण विभाग और स्थानीय निकाय के जो लोग हैं वो भी सक्रिय हैं, और उसको कवर किया जाएगा चारों तरफ से। जो 3777 एकड़ कुल एरिया है त्रिपाठी जी, और पूरे एरिया को संरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़
से हम देखते हैं रायपुर से कान्हा के बीच में ये जो अहिवारा गंडाई का जो क्षेत्र है वो ये सेंटर में पड़ेगा। इस प्रकार से एक प्राकृतिक वातावरण छत्तीसगढ़ में राजधानी और दुर्ग भिलाई के आसपास ये उपलब्ध होगा। ये ऐतिहासिक निर्णय है सरकार का और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं तो अनुराग सिंहदेव विद्वान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी योजनाओं में सरकार का समर्थन करेंगे और जो उचित सुझाव और सलाह है उसका भी पूरा सम्मान है। सरकार जो है विपक्ष की भूमिका इसमें भी होनी चाहिए। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो प्रयास सरकार के द्वारा हो रहे हैं उसका समर्थन किया जाना चाहिए। त्रिपाठी सिंहदेव जी अब कितना समर्थन करेंगे, कितना नहीं करेंगे, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं कि नहीं करते हैं, पूछ लेते हैं अनुराग जी। अनुराग जी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करें। सवाल हमारे भी हैं जो मैंने पूछ लिया है। निश्चित तौर पे आप प्रतिपक्ष होने के नाते आरोप तो कुछ न कुछ लगाएंगे ही। योजनाएं कोई भी है वो अच्छी योजना ही रहती है और खास तौर पर जो सकारात्मक भावना के साथ योजना रहती है उसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं। यदि कोई कहे कि मैं हरित क्रांति लाऊंगा, ये तो स्वागत योग्य है। और क्रांति लाऊंगा तो स्वागत योग्य है। कोई भी नेचुरल और अच्छे तरीके से कोई काम करेगा तो उससे स्वागत है। लेकिन यदि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट का और पूरे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य की बात करूं, अभी आंकड़े दे रहे थे कि 19 में इतना % बढ़ गया, मतलब 2-4 महीने में ही बढ़ा दिया आपने जी। तो अब ये 21 के आंकड़े भी दे दे, लेकिन 21 के आंकड़े जो हैं छत्तीसगढ़ के अंदर के वो भयावह आंकड़े जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस प्रकार से वन भूमि में एंक्रोचमेंट बढ़ा है, जिस तरीके से वन भूमि में काबिज होने के लिए लोग जंगल का जंगल साफ कर दे रहे हैं, ये अपने आप में एक भयंकर स्थिति की तरफ छत्तीसगढ़ को ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके आंकड़े भी आएंगे भविष्य में, जो अभी आए नहीं है। जैसे आज एनसीआरबी के आंकड़े आ गए 21 के, उसी तरीके के वन के आंकड़े भी आ जाएंगे। उसका भी उल्लेख कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को बाद में करना। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की बात है शिवानी की त्रिपाठी जी, उसमें बहुत एक देखिए कोई भी माइंस है, उस माइंस का ही एक जो नॉर्म्स होता है या जो माइंस के भविष्य में उसको आप उत्खनन करने के बाद आपकी ये लाइबिलिटी रहती है कि आप उसमें पुनः वहां पर प्लांटेशन करें। ये सबको करना बिल्कुल एक नीति है। सिंघल जी और वहां पर प्लांटेशन नहीं करनी। सिंघल जी, ये जो आपने बताया ये नीति कब आई है आपको मालूम होगा कि अगर आप, चूंकि बहुत बहस चली है माइंस डिपार्टमेंट केंद्रीय स्तर पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, राजस्व डिपार्टमेंट, इनके अंदर कि अगर कहीं पे मिनरल बहुत है, अच्छा है, महंगा है, वन भूमि है, तो जितने एकड़ आप लेंगे उससे डबल में आप पेड़ लगा करके देंगे। ये नीति कब बनी है? ये भिलाई स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ है, कब नंदनी माइन से आयरन ओर निकाला गया है, ये अलग बात है, लेकिन ये नीति बहुत बाद में बनी है। और ये प्राइवेट माइंस जो करते हैं उनके लिए है, अलग सरकारी में भी होना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये प्राइवेट माइंस जिनको अलॉट की जाती है उनके लिए नियम है। नहीं, लेकिन एससीसीएल भी ये काम करते थे छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ क्षेत्रों को उन्होंने प्लांटेशन करके वहां पर उसको ठीक से स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अब ये वास्तव में सरकार के ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि यदि इस प्रकार का कोई भी माइनिंग हो रहा है तो उसके बाद उस माइनिंग करने के बाद वो कंपनी, वो फर्म, वो व्यक्ति वहां पर फिर से पर्यावरण को सुरक्षित करे। ये सरकार की बाध्यता होनी चाहिए, कोई भी सरकार है। मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करना चाहता हूँ, ये होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के देखिए, मैं तो इस योजना ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो भी डीएमएफ से कर रहे हैं। अब डीएमएफ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कलेक्टर हो गए, पहले प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, सांसद उसके मेंबर हो गए हैं। तो डीएमएफ के फंड से कितना उपयोग करेंगे, कितना क्या होगा, ये तो भविष्य की बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के अंदर पर्यावरण एक भयावह दौर से गुजर रहा है और अभी जो रेत खनन हो रहा है वो भी पर्यावरण को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहा है। लगभग 600 से अधिक स्थानों पर रेत उत्खनन हो रहा है, जबकि एनजीटी की रोक है कि इस बरसात के समय पर इस समय तक, निर्धारित समय तक रेत उत्खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी पोखले जेसीबी लगा के उत्खनन हो, वो माइंस का मामला है, माइंस का मामला है। यहाँ पेड़ों के संरक्षण और पेड़ लगाए जाने के को लेकर बहस हो रही है अनुराग जी। तो हम ये जानना चाहेंगे, बात मैं कर रहा हूँ, उसमें
नदी नाले भी समाहित है, नदी नालों की बात भी की जा सकती है। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय पर्यावरण के साथ भयावह खिलवाड़ हो रहा है और उसको छुपाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं इस प्रकार के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और इसको प्रस्तुत करना चाहती है। ये मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपका आरोप मान लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह की पहल अगर की जा रही है कि जो माइंस बने, अब जानते हैं आप, वो बंजर हो चुकी है, अगर उसमें पेड़ लगाकर उसको जंगल के रूप में विकसित करने की पहल है, योजना बनाई गई है, उसका तो स्वागत करते हैं आप? निश्चित रूप से ये तो बहुत, मैंने कहा ना कि कोई भी इस प्रकार की योजनाओं का स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन योजना किस प्रकार से अमल में आएंगी, क्या होगा, ये तो भविष्य की बात है। जी वर्मा जी, अनुराग जी ने अभी जो कुछ आरोप लगाया है, उस आरोप पर क्या कहना है आपका? उनका कहना है कि दूसरी जगह के जो जंगल काटे जा रहे हैं उनको दिखाने के लिए। अनुराग जी देखिए, जंगल में टिम्बर की कटाई और उसका विक्रय जो है वो एक अलग प्रक्रिया है, वो सतत प्रक्रिया है, पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। वो एक प्रक्रिया के तहत होता है। नए वृक्षारोपण की जो सफलता का जो रेशियो है वो निश्चित रूप से पूरे देश में सर्वाधिक है। और जहां तक अनुराग जी आरोप लगा रहे हैं डीएमएफ फंड का, तो यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। देखिए, डीएमएफ में फंड कहां खर्चा होगा ये केंद्र सरकार तय करती है और उसके मद में जो है बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि खनन और उद्योग से प्रभावित लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और इन्हीं विषयों में खर्च करना है। 15 साल में इनके कुशासन में त्रिपाठी जी लगातार, मैं रायपुर की बात बता रहा हूँ, जहां कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ वो डीएमएफ के पैसे से हुआ। यहाँ वातानुकूलित जो थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे शर्मा जी जुड़ गए हैं फिर से तकनीकी कारणों का, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। शर्मा जी, आपके बाद जो समय थोड़ा कट गई थी जी, योजना बहुत अच्छी है लेकिन बहुत मुश्किल भी है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। इच्छा शक्ति की बात आपने कही थी, बिल्कुल सही है। और ये जो नए नए प्रयोग करने के मुख्यमंत्री का जो प्रयास होता है वो चर्चाओं में आता है। आप जो कह रहे थे कि 1960 में ऐसा नियम बना था, 1956 में खदानें जो है बिलास स्टील प्लांट की दल्ली राजा खुल गई थी और वहाँ एक नियम, मैं अच्छे से, मैं दल्ली राजरा में रहा हूँ, मैंने देखा है कि बिलास स्टील प्लांट के दल्ली राजरा खदान में जितना खुदाई हो गया, जो डंप जो होता है, जो कचरा मट्टी जो होती है उसको जहाँ ले जाकर डंप किया जाता है, उस जगह पर इतना बढ़िया उन्होंने वृक्षारोपण किया है, आप कभी देखेंगे तो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। इतना शानदार जंगल उन्होंने, मानव निर्मित जंगल वहां बनाया हुआ है, वो अभी मौजूद है दल्ली राजरा में। उसी तरह ये नंदिनी भी भिलाई स्टील प्लांट की ही खदान है, इसमें भी वही नियम थे और बहुत से पेड़ जो है वृक्षारोपण पहले भी लगाए जा चुके हैं, मैंने खुद देखे हैं। और उनके बाद ये जो काम करने का प्रयास शुरू हुआ है इस सरकार का, है स्वागत योग्य है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और जहां तक मुझे मालूम है कि जैसे दल्ली राजरा का पूरा क्षेत्र जो है वो प्रवेश वर्जित वाला क्षेत्र है, वहां पर जंगल उन्होंने जो उगाया वो आज तक के सुरक्षित है और बहुत बेहतरीन हो गए हैं। उसी तरह नंदिनी भी जो है प्रवेश वर्जित वाला क्षेत्र था, प्रतिबंधित क्षेत्र था, लेकिन अब वहां पर काम शायद खत्म हो गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया है। तो वो जो स्थिति थी, वो स्थिति अगर उस क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में विकसित कर लिया जाए तो उसमें भिलाई स्टील प्लांट का सहयोग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उनको इसका पूरा आइडिया है और वो है भी उन्हीं का क्षेत्र, तो उसमें जो है बहुत बढ़िया उनको फायदा मिलेगा। मैं जहां तक समझता हूँ निश्चित रूप से ऐसे प्रयोग होने चाहिए कि जंगल जो है वो फलदार पेड़ों के लगाए जाए और बरगद पीपल भी लगे, लेकिन फलदार पेड़ के लगाए जाए, क्योंकि हमारे, अगर हम ऐतिहासिक काल में जाते हैं तो श्री राम ने 14 साल जंगल में बिताए थे। किस आधार पर बिताए? हमारे ये प्रमाण है कि हमारे जो जंगल थे वो जंगल फलदार हुआ करते थे, फल फूल कंदमूल वहां पर बहुत होते थे। आज वो उसका अभाव है और सिर्फ आंवला भर आपको कहीं कहीं फल के रूप में दिखेगा, बाकी कहीं कोई भी चीज दिखने में आती नहीं है। लेकिन मैंने एक जगह पर काजू के जंगल जरूर देखे थे, रायगढ़ के आगे। तो इस तरह जो है मेरा कहना यह है कि आप किसी भी तरह से ऐसे वृक्ष वहां लगाएं जो भावी पीढ़ी आपको याद करे। राजा तो बहुत हुए हैं,
मुख्यमंत्री तो बहुत हुए हैं, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जो कुछ कर जाते हैं। इस भावना से जो है, इच्छा शक्ति के साथ में, यदि ये तो प्राथमिक स्तर पे कर रहे हैं आप, इसमें सफल होने के बाद आप पूरे प्रदेश में जितनी भी ऐसी खदानें हैं, जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं, जितने भी ऐसे खाली स्थान हैं, वहां पर इस तरह के वृक्षारोपण करेंगे तो भावी पीढ़ी के सामने वही जंगल फिर से प्रस्तुत होंगे जो फलदार और फल फूल कंदमूल से भरे हुए होते हैं। कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, भावी पीढ़ी के लिए एक जीवन यापन का कारण भी बन जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, ये मेरा कहना है, और निश्चित रूप से इसका तारीफ की जानी चाहिए। अच्छी योजना है। जी वर्मा जी, आप अपनी बात कह रहे थे संक्षेप में, फिर अनुराग जी से भी उत्तर लेना है। त्रिपाठी जी, 2-3 चीजें मैं कहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि जो बीएसपी के माइनिंग का एरिया है उनमें उनके द्वारा किया जाता रहा है, और इस जो क्षेत्र है नंदनी क्षेत्र में भी 1120 एकड़ में जो है पहले से ही वृक्षारोपण बीएसपी के अधिकारियों के द्वारा जो माइनिंग के चार्ज में थे किया गया था, वो एरिया भी इसमें शामिल है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उनके द्वारा अब तक की जो उपलब्धि रही है, जैसा बाबूलाल जी ने कहा, तो इस कार्यक्रम से बीएसपी के अधिकारियों को भी जोड़ा गया है, उनके द्वारा जो किए गए कार्यों को लेकर उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जब मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण किया उस कार्यक्रम में भी बीएसपी के जो माइनिंग के कर्मचारी थे और जो अधिकारी थे उनको भी बुलाया गया था। तो लगातार जो भी इसके संदर्भ में सुझाव और सलाह हो सकता है वो बिल्कुल सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और जहां तक पानी की बात है तो निश्चित रूप से वहां बड़े बड़े गहरे खदान है जहां 12 महीना पानी की सुविधा है, उसको भी उपयोग करने के संदर्भ में, और वहां पर किस प्रकार से पक्षियों के लिए और जलीय जीव जंतुओं को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं, उस दिशा में भी बराबर सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है। और जहां तक वैरायटी की बात है तो 30 प्रकार के 83,000 जो पौधे हैं वो रोपे गए हैं अभी इस क्षेत्र में। और अनुराग जी आरोप लगा रहे थे डीएमएफ की राशि की खर्च करने का, तो निश्चित रूप से जो प्रावधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये चरित्र रहा है कि संविधान और कानून में तय मदों से दिगर खर्च ये करते रहे। ये तो देखिए जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में ही खर्च होना था, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में जो है वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाए जाते रहे, सौंदर्यीकरण में खर्चा होता रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, जब ये सरकार में होते हैं तो जनहित और इस प्रकार के काम जो है पर्यावरण का संरक्षण इनको नहीं होता। लेकिन जब सरकार जो है, निश्चित रूप से आपने सही कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने अनेकों प्रतिमान स्थापित किए। पेडी से एथेनॉल बनाने का जो फार्मूला है वो भूपेश बघेल जी ने, और इन्हीं के विधायक विधानसभा में कहते हैं कि इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसी प्रकार से लगातार चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे आदिवासियों के वनोपज की बात हो, 73 वनोपज खरीदे जा रहे हैं। देखिए योजनाएं बनाई जाती है। अगर उन्होंने जो आपने एक नारा बताया था कि खाड़ी से तेल नहीं अब बाड़ी से चलेगा, तो वो जट्रोफा के द्वारा जो बनाए जाने की एक स्कीम चली थी, मुहिम चली थी, कभी सक्सेस होती कभी नहीं होती है। आपने भी बहुत सारी मुहिम चलाई है, कभी कोई कुछ हो सकता है मुहिम ना सक्सेस हो, आने वाला समय बताएगा। जी अनुराग जी, निश्चित तौर एक चीज और मैं कहूंगा, प्रत्येक जिले में कम से कम 10 एकड़ जमीन जो है वो संरक्षित रखा गया है। प्रदर्शन वन जो स्थापित 3 साल के भीतर उसको पूरा करना है। जी अनुराग जी की कई योजनाएं भूपेश बघेल सरकार ने। अनुराग जी सिंह, अब तो शर्मा जी ने भी कहा कि योजना बहुत अच्छी है और ऐसा नहीं मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। और पानी की जो हमें एक चिंता थी कि पानी की अब रहा सुरक्षा का सवाल, तो निश्चित तौर पर सरकार ने कुछ न कुछ सोचा ही होगा। अनुराग जी निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा है कि सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है, कोई वन विकास करना चाह रही है, तो उसमें तो स्वागत योग्य बात है, उसमें कोई विरोध या विपक्ष की बात ही नहीं है। किंतु ये जरूर है, मैंने 2-3 आग्रह किया है कि वास्तव में जिस तरीके से अभी जो एक्सटेंशन एरिया बढ़ाए जा रहे हैं कोल फील्ड्स के और बाकी उनको अनुमति दे रही है, उसमें हजारों लाखों पेड़ कट रहे हैं। कम से कम उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उस पर भी थोड़ी चिंता की जानी चाहिए। और वन भूमि का पट्टा जो है और उसको लेकर जिस तरीके से वोट बैंक के लिए जंगलों की कटाई की जा रही है और लोगों को ये कह दिया जा रहा है कि आप जंगल काटिए, आपको पट्टा हम दिलाएंगे, तो यदि ये राजनीति में कहीं शामिल हो गई है तो ये बहुत ही खतरनाक और गंभीर मामला है। और इसके तरफ मैं आज ये, चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण डिबेट रखा है, तो मैं भविष्य के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जंगल के ऊपर संकट उत्पन्न होना निश्चित है। 43% जंगल है, वन क्षेत्र है हमारा, ये बहुत समृद्ध क्षेत्र है। और यदि इसको हम संरक्षित कर लेंगे तो हमको कोई आवश्यकता ही नहीं है। नेचुरल जंगल इतना है कि हम बहुत डेवलप कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्लाइमेट हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये कटौती का अभियान चल रहा है,
ये बहुत ही गंभीर है और इसको रोकने के लिए पर्यावरण कैसे कह सकते हैं कि सरकार बोल रही है कि जंगल काटो हम पट्टा देंगे? कोई आपके पास प्रमाण है? नहीं, सरकार नहीं, लगातार आरोप है इनके कार्यकाल में त्रिपाठी जी 3700 वर्ग किलोमीटर जंगल कम हुआ, उसके जिम्मेदार पूरी तरह से रमन सरकार है। इस पर जवाब है 3700 वर्ग किलोमीटर एरिया जो जंगल का कम हुआ। क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं, और आप बोलेंगे तो नाम भी ले लूंगा। तो इसलिए इस प्रकार की राजनीति भी चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो बहुत राज्य भाजपा के कार्यकाल में तो किसानों से, आदिवासियों से जमीन छीनी जाती रही उद्योग के नाम पर। मुंगेली में आप 50,000 मेगावाट का बिजली प्लांट का सपना दिखाया, वहाँ पर जमीनें छीनी आपने, उद्योग लगानी, जमीन छीन लिए। लोहारी गुंडा में जो आपने टाटा के लिए अधिग्रहित की थी, उद्योग लगाए, हमने वापस किया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, पूंजीवादी इनका जो है असल एजेंडा है। तर्क पे नहीं है, कुतर्क पे चले गए हैं हम लोग। चले, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका, सिंहदेव जी आपका, और शर्मा जी आपका। एक टिप्पणी शर्मा जी लास्ट में आपकी लेनी थी, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, सरकार के कामों की आलोचना करना ही विपक्ष का काम होता है। कुछ यही छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। जहां विपक्ष को सरकार के इस कदम पर कमियां नजर आ रही हैं, तो वहीं सरकार इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है। गौरतलब कि रमन सरकार के समय नवा रायपुर में जंगल सफारी का निर्माण किया गया था, जिसको लेकर सैकड़ों एकड़ में फैले इस जंगल सफारी के निर्माण के दौरान विपक्ष में रही कांग्रेस ने तरह तरह के सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब देखना होगा कि खाली पड़ी माइंस को जंगल के रूप में विकसित किए जाने वाला यह प्रोजेक्ट कितना कारगर साबित होगा। क्या भूपेश सरकार की चुनिंदा योजनाओं की तरह यह भी देश में नजीर बन पाएगा, या नौकरशाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा?